नमस्कार, इस विशेष संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते कुछ महीनों से देश में सड़क से लेकर संसद तक वक्फ कानूनों पर चर्चा हो रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमने ऐसे कई केसेस देखे अचानक मीडिया में और सोशल मीडिया में। ऐसे कई केसेस आए कि तमिलनाडु का एक मंदिर है जिस पर वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। कोई पूरा का पूरा गांव है जिसको वक्फ ने कहा यह हमारी संपत्ति पर बना हुआ है। और उसके बाद जो है संसद में केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने एक वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया और उसको पेश करने के बाद जैसा कि स्वाभाविक था कि विपक्ष की ओर से ज़ोरदार विरोध हुआ, लेकिन सरकार ने कहा कि इसकी ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद इसको फिलहाल जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी की बैठकों की जो खबरें छन छन कर आ रही हैं उसमें भी लगातार वहाँ पर जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार गर्मा गर्म जो है वहाँ पर बहस चल रही है। तो इसलिए मैंने कहा संसद से लेकर सड़क तक जो है इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ख़ास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी जी जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रह चुके हैं और साथ साथ जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी संभाल चुके हैं अटल जी के समय से। पुराना आपका एक बहुत लंबा अनुभव है। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी जी। नकवी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो पूरा विवाद चल रहा है, अब तो जेपीसी में मामला चल रहा है, इसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या आपको लगता है ये ज़रूरी संशोधन है? क्योंकि इसको लेकर पूरी तरह से बटा हुआ समाज दिख रहा है। देखिए, पहली बात मैं मानता हूँ कि जो वक्फ के बारे में जो सुधार की बात हो रही है, संशोधन की बात हो रही है, ये वक्फ के लिए भी ज़रूरी है और वक्त की भी ज़रूरत है। नंबर वन। नंबर जो असंवैधानिक उद्दंडता और अराजकता है उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में, दायरे में लाना, ये जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्फ का जो पूरा के पूरा विवाद है जिसे आप कह रहे हैं, ये विवाद कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद हो गया या सरकार या देश की आज़ादी के बाद हो गया, ऐसा नहीं है। ये विवाद जो है वो बहुत पहले से 1890 या 91-92 की बात होगी। हमने 1924 सुना था कि अंग्रेजों ने नहीं, 24 नहीं, मैं बता रहा हूँ 1890 में जो प्रीवी काउंसिल थी ब्रिटेन की, वो प्रीवी काउंसिल ने जो एक जजमेंट, एक ऑर्डर किया ब्रिटेन की, उस वक्त ब्रिटिश राज के अंतर्गत जितने भी देश आते थे जहाँ वक्फ की व्यवस्था थी, उनको उन्होंने कहा था ये सर्वाधिक बुरा और हानिकारक है। अच्छा, ये पूरा का पूरा वक्फ सिस्टम, उसमें मेन तो था कि वक्फ अलल औलाद, यानी कि आप जो राजा महाराजा हैं, आप जो है वो कोई बड़े जो है वो नवाब हैं या उस तरह के जो रजवाड़े थे, जमींदार थे, वो उन्होंने एक सिस्टम कर रखा था कि साहब हम इस प्रॉपर्टी को उन्हें मालूम था कि इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको कैसे सेव करें। तो उन्होंने एक सिस्टम किया कि वक्फ अलल औलाद। अच्छा। और वक्फ अलल औलाद में जो उन्होंने एक बहुत ही, जिसको लेकर के प्रीवी काउंसिल ने भी चिंता व्यक्त की थी और जो वर्ड कहा था, मैं एन एक्ट टू डिक्लेयर द राइट ऑफ द मुस्लिम्स टू मेक सेटलमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द वे ऑफ द वक्फ इन ए फेवर ऑफ द फैमिली, चिल्ड्रेन एंड डिसीडेंट्स। ओके। तो उस पे प्रीवी काउंसिल ने कहा कि भैया ये जो है वो चैरिटी नहीं है, ये तो जो है वो चीटिंग है, ये जो है वो धर्मार्थ आप नहीं कर रहे हो। इससे अच्छा आप जो है वो इसको जो है वसीयतनामा कर दो, विल कर दो कि भाई हमारे बच्चों के लिए ये प्रॉपर्टी होगी। वक्त इसलिए कर रहे थे कि वो उनकी प्रॉपर्टी सेफ हो सके, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में क्या होगा, फिर किस तरह की व्यवस्था होगी, तो ये हमेशा, क्योंकि वक्त पर न कोई टैक्स लगेगा, ना उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी सरकार जो है वो ऑक्युपाई कर पाएगी। ये एक पूरा सिस्टम, मामला आस्था का नहीं था, मामला जमीनों पर था और वो कुछ लोगों का। फिर इसको जब ये जजमेंट हुआ तो उसको लेकर के उस वक्त जो है वो जितनी भी सरकारें थी, जितनी भी देश थे ब्रिटेन शासन में तो सबने मान लिया और सुधार का रास्ता अपनाया। भारत में जो ब्रिटिश की उस वक्त सरकार थी उसने जो है वो सुधार का रास्ता नहीं बल्कि टकराव का रास्ता बनवाया और जिन्ना एंड कंपनी को और सभी लोगों को जो है वो प्रवोक किया कि आप इसके विरोध में खड़े हो।
अच्छा। और जिन्ना एंड कंपनी, उसमें जो है वो मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली और भी बहुत से लोग थे। वो सारे लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के एक वक्फ को की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा एक अभियान, आंदोलन शुरू किया। और वो सब कुछ जो है वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही था। मैंने आपका अभी इस संबंध में एक लेख देखा, एक अंग्रेजी अखबार में, शायद संडे गार्डियन में एक लेख था, आपने इसी बारे में लिखा। जो आप कह रहे हैं वो एक नई चीज़ है जो देश नहीं जानता। तो मतलब ये आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ों ने एक तरह से जो फूट डालो भारत के विभाजन की, वो उसकी जड़ में भी यही समस्या है। डिवाइड एंड रूल। हाँ, डिवाइड एंड रूल। और मैंने इसकी स्टडी इसलिए की कि मेरे पास इस इत्तेफाक से ये मिनिस्ट्री भी थी, तो ये इसके लेके विवाद होते रहते। तो मैंने कहा भाई ये है कब से, ये हमने इस भारत आज़ाद होने के बाद है या पहले क्या है? क्योंकि देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा विवाद का कारण रहा है। जिस वक्त जो है वो देश आज़ाद हुआ, उस वक्त जो है वो लगभग इस देश में मुसलमानों की संख्या लगभग 10 करोड़ थी। उसमें 6.5 करोड़ पाकिस्तान चले गए। और लगभग जो है वो 1 करोड़ के इर्द गिर्द मान लीजिए, या 80-90 लाख जो है वो हिंदू जो है वहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए। ये विवाद में कई कारण हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए मुसलमान, जो भी 6.5 करोड़, वो सारे लोग जो है जहाँ पर भी रुके, वहाँ पे उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उनको मकान दे दी, दुकान दे दी, खेत दे दिया, खलिहान दे दिया कि आप यहाँ रुको, बाद में देखेंगे क्या करना है। वैसे ही जिस तरह से यहाँ हुआ, वैसे ही जो है वहाँ से जो सिख और मुसलमान और हिंदू पाकिस्तान से आए, तो वो भी लगभग 1 करोड़ के इर्द गिर्द, मैंने बताया आपको 1 करोड़ होंगे, 80-90 लाख होंगे जो भी। तो वो भी, उनको उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि साहब ये मकान जो है ये खाली है, ये दुकान खाली है, ये खेत खाली है, खलिहान खाली है, आप यहाँ रह जाओ। जो पाकिस्तान गए मुसलमान, वो आज की तारीख में उन जगहों पे जहाँ पर वो शरणार्थी बन के बैठे थे, रखे गए, रोके गए थे, उसके वो मालिक बन गए। जो वहाँ से आए 1 करोड़ लोग या 90 लाख लोग, वो आज न किराएदार हैं न मालिक है, बल्कि आज जो है वो अवैध कब्जेदार हैं। इन लीगल ऑक्यूपेंट्स के तौर से आज भी उनको ट्रीट किया जाता है और रोज़ उनको नोटिसेस दी जाती हैं, रोज़ उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसलिए हिंदू जो है वो भी, नॉन मुस्लिम भी जो है वक्फ के सिस्टम का इक्वल स्टेक होल्डर है, बराबर का हित धारक है। विश्व युद्ध हुआ होगा शायद 14 में हुआ, 1914 में। तो उस वक्त जो है वो जो तुर्की की सरकार थी, और तुर्की की जो एकदम अपने आप को सबके सर्वशक्तिशाली सरकार मानती थी, उसने अपने को जो है इस्लामिक देशों का खलीफा भी घोषित कर दिया था, स्व घोषित, मतलब सो कॉल्ड थे, तो वो कर दिया था। तो उसके बाद वहाँ पर जो है वो विद्रोह भी हुआ, उनकी सरकार गिर गई, उनकी खिलाफत ख़त्म हो गई। यहाँ पे जो है वो आग लगी हुई थी वक्फ के नाम पे। तो यहाँ पे जिन्ना ने क्या किया कि 1919 में यहाँ पर एक खिलाफत कमेटी बना डाली। उस खिलाफत कमेटी का जो अभी मैं तो बचपन से समझता था खिलाफत जो मूवमेंट था वो देश की आज़ादी के लिए था। ये बिल्कुल, ये भी आपने भी सुना होगा, हजारों लाखों करोड़ लोग यही समझते हैं, लेकिन ये नहीं था। वो था कि उस वक्त की आग को जो है वो घी डालने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। और 2000 लगभग 19 में ये बनी। 20 में कांग्रेस पार्टी का जो कलकत्ता में अधिवेशन होता है, उसमें जो है इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया जाता है। इसी बीच में जो है वो जिन्ना प्रीवी काउंसिल, जिन्ना जो है वो एक काउंसिल थी इनकी, उसके वो मेंबर बन गए, जिसको कि जैसे कि यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वैसे उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में वो काउंसिल थी जो जिसके वो मेंबर बन गए। उसके नतीजा हुआ 2013 में एक वो वक्फ मुसलमान वक्फ का एक्ट लाए, फिर वही वक्फ एक्ट 2023 में भी चला गया। ये एक लंबी प्रक्रिया चलती रही जो जिस समय ये बहुत लंबी प्रक्रिया चली। और ये प्रक्रिया के पीछे जो मकसद थी, मंशा थी कि किस तरह से जो है वो ध्रुवीकरण कर दो पूरा। और उसका नतीजा हुआ कि जब 19 में या 20 में जो है वो लखनऊ में एक अधिवेशन, बड़ा अधिवेशन मुसलमानों का हुआ, उसमें कहा गया कि आप कांग्रेस का साथ मत दो, मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो। यही जो है मुसलमानों की हिफाजत, इस्लाम की रक्षा कर पाएगी। इसको लेकर के तमाम तरह के हुए भी, आपको याद होगा फिर 22 में चौरी चौरा हो गया जी।
क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट कर चुकी थी असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन का भी। तो चौरी चौरा में जो है वो 22-23 पुलिस वाले मार दिए गए, ये वो तो गांधी जी बड़े दुखी हुए। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन तो 22 में बंद ही किया, साथ ही साथ जो है वो खिलाफत से भी अपना हाथ खींच लिया। लेकिन इनका अपना तो पूरा एक प्लान था। इसी दौरान जो है अंग्रेज़ों ने 23 में एक शरीयत एक्ट पास करा दिया। उसके बाद एक जो है उसी शरीयत एक्ट को मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट बन गया बाद में। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, उससे क्या हुआ, जो नॉन मुस्लिम थे, समाज के लोग थे, उनमें एक आक्रोश बढ़ता गया कि ये जो एक के बाद एक कंसेशन अंग्रेज़ों के ज़रिए मुसलमानों को दिया जा रहा है, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। और उसका नतीजा हुआ कि दूरियां बढ़ने लगीं। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो पूरा विवाद है, ये जो वक्फ का मामला है, ये एक तरह से भारत के बंटवारे की जो बीज थे उसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल। लेकिन आज अगर कहें तो मैं, देखिए, वो आप उस समय की बात बता रहे हैं भारत के बंटवारे का, आज भी ऐसा लग रहा है कुछ लोग इस मुद्दे पर भारत को जो है ना विभाजन की रेखा बड़ी करने की कोशिश कर रहे बिल्कुल। हैं। देखिए, लोग निकले हैं और ऐसे कई वीडियोज आए जिसमें मुस्लिम मोहल्लों में लोग निकले, कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें ले ली जाएंगी, हमारे मदरसे एक्वायर कर लिए जाएंगे। इस तरह का पूरा माहौल बनाया जा रहा है इस वक्त। देखिए, ये वक्फ के जो सिस्टम है उससे अगर सीधे कोई जुड़ा होगा तो जितनी भी मुसलमानों की जनसंख्या होगी उसका 0.0% लोगों का सीधे मतलब होगा, उसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं। जैसे खिलाफत आंदोलन जो था, जिसे कि कहा गया कि इस्लाम बचाने के लिए, उसका क्या मकसद था? नंबर 1 मकसद था कि तुर्की की खिलाफत व्यवस्था की सुरक्षा करी जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि साहब वहाँ के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा किया जाए और उसकी बाउंड्रीज को फिर से जो है स्थापित किया जाए, जो कि ख़त्म हो गई है। और वहाँ से जो गणराज्य बन गया था, वहाँ की जनता ने जो गणराज्य बनाया था, वो ख़त्म करके इस्लामी राज बना दिया जाए, ये मांग थी खिलाफत आंदोलन की, जिसमें कि इस्लाम के का सुरक्षा कवच पहना करके और उसको चाशनी पिला पिला के चटाया गया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, मदहोश बनाया गया। वैसे ही अभी हो रहा है। फिर से एक बार कुछ जिस तरह के ये साजिशी सिंडिकेट सक्रिय हैं, नायक जैसा, जाकिर नायक जैसा व्यक्ति एक्टिव हो गया है, और भी कई हैं जो कुछ हिडन हैं और कुछ खुल करके सामने हैं। वो फिर से एक बार ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इस देश में जो है वो मुसलमानों के अधिकार ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है, कोई पहली बार तो आया नहीं है। हाँ, अगर आप देखें 13 से लेकर के और ये जो शुरुआती दौर से लेकर के मैं मानता हूँ और अभी तक जो सरकारें रही हैं, लगभग नेहरू जी के समय में आया, इंदिरा जी अटल जी के समय में आया, अटल जी के समय में आया, वो पास नहीं हुआ, पास हुआ मनमोहन जी के समय में। हाँ, मनमोहन जी। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसमें जो है वो कोई किसी भी जो जिनविन मस्जिद है, मदरसे हैं, दरगाहें हैं, धार्मिक स्थल हैं, इमामबाड़े हैं, उन पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है, कोई उस पर समस्या नहीं है। जो धार्मिक अधिकार हैं मुसलमानों के, उस पर किसी तरह का कोई रोड़ा या किसी तरह की रोक नहीं है। ये शुद्ध रूप से उन लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है जो वक्फ की प्रॉपर्टीज को अपनी पर्सनल जागीर बना के समझ के बैठे हैं। ये कौन लोग? कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। मैंने कहा ना कि कई इसमें ऐसे हैं जो अब ये जब जिस वक्त जो है वो आपको एक कांग्रेस के समय में जब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन लॉ पे, बिल पे, मामले पे, तो उसमें 1986 में 85-86 में तो राजीव गांधी जी के समय में क्या हुआ था कि उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए जो है वो पार्लियामेंट कानून लाई थी। हालांकि इसी तरह का एक और फैसला आया जिसको कि मोदी जी की सरकार के समय में प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाया गया। ठीक वैसा ही हुआ था उस समय। उस समय भी वैसा ही हुआ जिस वक्त जो है वो उस वक्त की जो प्रीवी काउंसिल थी, जो कोर्ट्स थे, उसने वक्त के सिस्टम को लेकर के तमाम तरह के गंभीर सवाल खड़े किए। और जो हमने कहा आपको कि उसके शब्द थे कि सबसे बुरा और सबसे हानिकारक सिस्टम है ये। और उसके साथ साथ कहा कि ये चैरिटी नहीं, चीटिंग है। उसी के दौरान जो ये वक्फ ये मुस्लिम एक्ट बना और उसी को 23 में बढ़ाया गया और 23 में जो बढ़ाया वो रिस्ट्रिक्टिव कर दिया उसको कि यानी जितने भी उसमें जजमेंट हुए थे
प्रीवी काउंसिल से ले करके और जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट के, वो सब निष्प्रभावी बना दिए थे। जो 23 वाला जो इनका बिल था। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी हमें होशियार रहना होगा। इसलिए होशियार रहना होगा कि अब जो कुछ भी साजिश हो रही, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये वक्फ के सुधार के लिए है, वक्फ की समाप्ति के लिए नहीं है, और वक्फ के बेटरमेंट के लिए है, बेहतरी के लिए है। इसलिए वक्फ की बेहतरी के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, ये वक्फ की बेहतरी के लिए है कि आम मुसलमानों की बेहतरी के लिए? देखिए वक्फ के साथ अगर आप देखें तो मैंने कहा आम मुसलमानों को भी ज़्यादा लेना क्या देना जुड़ा है, नहीं। बताइए ना। कुछ नहीं। वक्फ वक्फ देखिए, वक्फ जो रियली अगर चैरिटी होता तो ठीक है, जो गरीब हैं उनकी शिक्षा के लिए कुछ करते, ये उनके जो है वो रोज़गार के लिए कुछ करते, कुछ उनके हेल्थ के सेंटर्स बन जाते, एजुकेशनल एक्टिविटी का होता, वो बहुत ना के बराबर है। होंगे कुछ थोड़े बहुत, मैं नहीं कहता ना के बराबर। तो इसलिए उसमें एक बहुत बड़ा एक कॉकस है, एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो कि इससे सीधे प्रभावित है। जिस समय की मैंने शुरुआत जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, जिस वक्त की 19वीं सदी की शुरुआत के दौर में जो कुछ था वैसे ही है। उस वक्त राजा महाराजा थे, उस वक्त नवाब थे, उसके समय जो है वो जमींदार थे, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ की सुरक्षा के लिए उन्होंने वक्फ अलग औलाद कर लिया। लेकिन आपने इसको कहा कि भाई संवैधानिक दृष्टि से ये जो सुधार हैं वो ज़रूरी हैं, ये अमेंडमेंट ज़रूरी हैं। लेकिन जो लोग देश में संविधान की बात करते हैं, जो लोग संविधान का एक नैरेटिव बनाते हैं, मैं पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी और उनके सहयोगियों की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के संवैधानिक हितों पर हमला है। तो क्या ये आप किस आधार पर कहते हैं कि ये जो अब तक जो व्यवस्था थी वो असंवैधानिक? देखिए, ये वही काम कर रहे हैं, ये वही गलती कर रहे हैं जो उस समय खिलाफत आंदोलन के लोगों के साथ मिल करके, या जो और उससे जुड़े हुए लोग थे, वक्फ के लोग करके मुद्दे उठा रहे थे, और अंग्रेज़ों ने उनके साथ जो है वो एक हिडन समझौता कर लिया था। तो मैं इनका हिडन समझौता तो नहीं कहता, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जाने अनजाने में उसी गलती को दोहराने जा रहे हैं। कांग्रेस ने असीमित अधिकार आपको लगता है दे दिए थे अपने चुनावी फायदे के लिए, मुस्लिम वोटों को बरकरारने के लिए? क्या उसके कारण ये देखिए, ये असीमित अधिकार तो जिन्ना और अंग्रेज़ों ने की एक साठगांठ का नतीजा था, जिसको कि कांग्रेस के समय तक जो है वो खाद पानी दी जाती रही, और उसको जो है अब जैसे जो 50s वाला वक्फ एक्ट था, उसमें तो था कि भाई कोई भी हो सकता है, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के हों, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र के हों, या और भी क्षेत्र के हों, वो होने चाहिए। उसमें हिंदू मुसलमान ज़्यादा नहीं था। अभी इन्होंने जब 2013 वाला जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें उन्होंने ओनली मुस्लिम कर दिया। तो वो लेकर के भी और तरह के शंकाएं लोगों में बढ़ी। और मैं मानता हूँ कि ये जो शंका, जो लोग ये बात कहते हैं कि साहब ये बहुत इनकी एनार्की है, तो इसीलिए मैंने कहा जो इनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की में के फ्रेमवर्क में लाना होगा। 44 अमेंडमेंट जो हैं सरकार उसमें करना चाहती है, और ज़रूरत हो और करना चाहिए। देखिए, क्या है कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सभी लोगों से बात करेगी, उनसे एविडेंसेस लेगी, उनसे सुझाव लेगी, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को देगी। पार्लियामेंट उस पर जो है वो पूरा स्क्रूटनी करेगा, पार्लियामेंट उस पर जो है वो डिस्कशन करेगा, डिबेट करेगा, अमेंडमेंट करेगा, जो भी करना हो करे। लेकिन इसको बहुत मतलब हड़बड़ी में नहीं चीज़ होनी चाहिए। इस बार होना चाहिए तो उसको जो है वो, क्योंकि अभी वक्फ को बना क्या दिया था लोगों ने, टच मी नॉट। हाँ, अगर किसी ने छुआ तो समझ लो जल जाएगा। एक अलग तरह की उनकी दुनिया बन ये गई। जो टच मी नॉट की सोच, सनक और सियासत थी, उससे बाहर आना होगा, और ये बताना होगा कि ये जो है वो समावेशी सुधार है और संवैधानिक सुधार है। उस पर किसी तरह का सांप्रदायिक वार स्वीकार नहीं। लेकिन जो लोग इसको वक्फ को लेकर जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत समय से, कुछ ऐसे वकील, चाहे विष्णु शंकर जैन हो, जो हैं उपाध्याय जी हों, ये सब लोग जो है, इनका एक वो है कि भारत के अंदर जितनी पाकिस्तान की लैंड है, करीब उतनी लैंड इस वक्त भारत के अंदर जो वक्फ के पास है। तो आप जो कह रहे हैं कि बंटवारे की बीज वहीं से ये उसमें दिखते हैं, तो क्या ये अगर इसको सुधार नहीं किया गया तो आपको लगता है कि एक बड़ा खतरा? देखिए, बहुत बड़ी टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात ये है कि हमने कहा ना कि 10 करोड़
मुस्लिम पॉपुलेशन थी, 6.5 करोड़ जो है पाकिस्तान चले गए, 3 करोड़ 3.5 करोड़ यहाँ बचे। लेकिन जो गए उनमें उनकी फैमिलीज, कुछ फैमिली यहाँ रह गई, कुछ फैमिली वहाँ रह गई, ये हो गए आम मुसलमान। लेकिन जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है वो आम मुसलमानों की बहुत कम है। ये इसमें रजवाड़ों, राजाओं की, नवाबों की, बड़े बड़े ज़मींदारों की, बड़े बड़े व्यापारियों की, इनकी थी। वो उसका एक अभी जो एक पार्लियामेंट में हम लोगों के समय में ही, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री के नाते ही पास हुआ था, जो एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर के जब हुआ था, उसमें भी ये सिस्टम था, वक्फ वाला भी चक्कर घालमेल था। उसमें काफ़ी क्लियरिटी हुई और उसमें जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी क्या होगी, एनिमी प्रॉपर्टी क्या होगी, कस्टोडियन प्रॉपर्टी क्या होगी, ये उसमें काफ़ी चीज़ें हुई। मैं मानता हूं कि इसको लेकर के जो भी बेहतर हो सके होना चाहिए, लेकिन अविश्वास के माहौल को ख़त्म करना ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं जेपीसी में इसलिए लेके जाना पड़ा क्योंकि पहले तो जितने कानून थे बन जाते थे धड़ाधड़ धड़ाधड़, इस वक्त इसलिए क्योंकि अब पूरा समर्थन नहीं है और इसको लेकर जो विरोध होगा वो शायद मुश्किल होगा। नहीं, देखिए, ये जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। देखिए, मोदी जी के पूरे 10 साल के कार्यकाल में अगर आप देखें तो जो मेजर कानून थे, जो बड़े कानून, जो इम्पोर्टेंट सुधार वाले कानून थे, वो सब के सब जो है या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गए, या तो सिलेक्ट कमेटी को गए, या स्टैंडिंग कमेटी को गए। और मोदी जी का एक मानना था कि भाई पूरे प्रॉपरली डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए। इसलिए ये नहीं है कि ये चला गया इसलिए कि नंबर कम है, इससे पहले जीएसटी भी गया। उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट थे, मुस्लिम वीमेंस का इशू था वो भी गया सुप्रीम कोर्ट के बाद जब आया था। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी इश्यूज हैं, ट्रिपल तलाक या सारे इश्यूज जो हैं, मैं मानता हूं कि सारे जो ज़रूरी थे वो कमेटीज़ के सामने गए। इसलिए ये कमेटी के सामने जाना बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी है और ये मोदी जी के मुझे मिजाज से जुड़ता हुआ है, जुड़ी हुई बात है। तो आपको लगता है कि ये अमेंडमेंट हो जाएंगे? इस वक्त जेपीसी में गर्मागर्म बहस चल रही है। देखिए, ये अमृत काल है। हाँ। इस अमृत काल में जो है वो मंथन जो हो रहा है, उससे मुझे पूरा यकीन है कि वक्फ के मंथन के लेकर के अमृत ज़रूर निकलेगा। और वो अमृत जो है वो वक्फ के समावेशी सुधार, संवैधानिक सुधार को सशक्त बनाएगा। मैं चलते चलते आपसे जल्दी से पूछ लेता हूँ, क्योंकि मुस्लिम समाज को के बीच बहुत गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं। बड़े सारे जो मठाधीश हैं, जो नेता हैं, जो ये सब जो है, जो मौलाना है, वो सब जो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के नाते और मुस्लिम समाज से होने के नाते, क्या आपको लगता है कि उनके बीच आप लोग एक राय बना पाएंगे, उनको साथ जोड़ पाएंगे? क्योंकि नहीं जोड़ पाएंगे तो एक दिक्कत होगी। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि ये भी इसको बारे में भी समझना होगा। ये बात सही है कि भय भ्रम का एक माहौल बनाने की कोशिश है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश है, कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश है, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन इसमें हमें लगता है कि हमें हैंडल विथ केयर, क्योंकि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, और इसमें कोई नेशनल प्लेयर खाली नहीं है, इंटरनेशनल जो इस तरह के साजिशी सिंडिकेट है वो सक्रिय हुआ है इस बार। हमने आपका नाम लिया, जाकिर नाइक जैसे लोग या और जैसे तमाम लोग हैं। तो उनके साथ जो है वो कुछ और यहाँ पे जो कट्टरपंथी जमातें हैं, उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो सब एक्टिव हैं। तो उनमें एक चीज़ तो वो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक माहौल पैदा करने की कोशिश, ये इस्लाम पे हमला होने जा रहा है। वो वक्फ की बात नहीं कर रहे, अगर इस्लाम पे हमला होने जा रहा है, इस्लाम ख़त्म कर देंगे ये लोग। हमें बताना होगा कि ये जो हो रहा है, ये सुधार जो है वो समावेशी तो है ही, संवैधानिक भी है, और साथ ही साथ जो ये पूरे के पूरे वक्फ के सिस्टम को जो असंवैधानिक अराजकता है, उद्दंडता है, उसको हटा करके संवैधानिक प्रतिबद्धता के दायरे में लाना उस समाज के लिए फायदेमंद है, जिस समाज के नाम पे कि वक्फ की लूट होती रही है। जिस समाज के नाम पे वक्फ की लूट होती रही है, तो इसीलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें बीच में शामिल हैं, उनको जो है सही से टैकल किया। और इसमें एक्टिव वक्फ माफिया ज़्यादा है, क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉपर्टी, जितनी बड़ी संपत्ति यहाँ पर है, कहीं नहीं है। तो उन संपत्तियों के माफिया भी हैं। बिल्कुल। वो वास्तव में तो उन्होंने हड़प कर रखा है। आम लोगों का जो अधिकार से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने हड़प कर रखा है, और वो एक्टिव है, क्योंकि अब उनका तो पूरा सब जमींदारी जो है वो उनकी जो है हिल रही है। माफिया को
और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का है, बाकी आम मुसलमानों का इससे जाहिर सी बात है कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक बड़ा सुधार होगा देश में, एक बड़ा जो है जो जो नकवी जी कह रहे हैं संवैधानिक दायरे में लाना, क्योंकि संविधान से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ये तो पूरा देश आज कहता है। तो वक्फ को भी कम से कम संविधान के दायरे में रहना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है और इसीलिए इन सुधारों की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी जी, आप आए, चर्चा की। शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।